आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स आपको बता दें हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूजीसी नेट के लिए अभी। बाकी जिनके सिलेबस में जैसे कि बीए, एमए और बीएड, एमएड ये हम जो पढ़ाते हैं वो टॉपिक अगर होता है तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ के क्या करते हैं बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट सिलेबस देखिए अभी-अभी हमने अपना स्टार्ट किया है। जितना हो सकेगा देखिए यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, सेकंड चल रही है, थर्ड भी कंप्लीट हो गई, 6 भी चल रही है, तो 3-4 यूनिट हम साथ में लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्या करिए यूट्यूब पर फ्री में अगर आप भी एजुकेशन सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस इम्पोर्टेंट लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और बेहतर तैयारी करिए। अगर आप अपना पहले से पढ़ भी रहे हैं तो भी आपका बहुत अच्छी तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन होगा। तो इसके लिए करना होगा आपको चैनल सब्सक्राइब बाय एमके एजुकेशन क्लास और क्या करिए कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें फ्रेंड्स। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट देखिए यूनिट 2 1 मिनट यूनिट 2 के अंतर्गत देखिए कल हमने पढ़ा था लागत लाभ विश्लेषण। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक वित्त की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। ये क्या है देखिए एजुकेशनल फाइनेंस आप समझ भी गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्त का मतलब जो पैसा खर्च किया जाता है तो ये समझ भी गए होंगे लेकिन फिर भी जो भी कुछ खास चीजें हैं इसमें जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं बहुत ही कम समय में सिर्फ 5-6 मिनट में ही देखिए। तो क्या है देखिए शैक्षिक वित्त की अवधारणा के अंतर्गत उन सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी ने नहीं किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं विश्व बैंक, यूनेस्को तथा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान। तो देखिए शैक्षिक वित्त के अंतर्गत क्या होता है चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो उनको शामिल किया जाता है जो किसी न किसी रूप से क्या करते हैं कि शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं मतलब पैसा जो खर्च होता है शिक्षा विभाग में उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं विश्व बैंक, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थान तो ये सारे इनको शामिल किया जाता है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वित्त आवंटन उसके मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक के मानव विकास विभाग के द्वारा एक देखिए सेबर सिस्टम असेसमेंट एंड बेंचमार्किंग फॉर एजुकेशन रिजल्ट। तो ये सेवर का मतलब है फ्रेंड्स ये अगर सेवर शब्द कहीं मिल सकता है क्योंकि देखिए क्या है तो आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए शिक्षा से संबंधित है वित्त आवंटन के लिए सिस्टम असेसमेंट एंड बेंचमार्किंग फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए और आगे जल्दी से इसके बारे में देखिए सेबर नामक एक पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जारी बजटीय राशि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सेबर जो शुरू किया गया था तो इसके अंतर्गत क्या है ये जानने की कोशिश की गई कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो बजट जारी किया जाता है जो राशि पैसा जारी किया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था में वो किस प्रकार प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर परिवर्तन उससे होता है। यह सामाजिक आर्थिक विकास में कहाँ तक अपना योगदान दे सकती है। तो ये शिक्षा व्यवस्था जिस पर पैसा खर्च किया जाता है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना कहाँ तक योगदान देती है। तो ये सेबर नामक इस संस्था में इस पहल के अंतर्गत जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्य क्या है? देखिए पर्याप्तता। देखिए शैक्षिक वित्त जो है इसका लक्ष्य क्या है कि पर्याप्तता मतलब भारत में वर्तमान समय में लगभग जीडीपी का 3% 3% क्या किया जाता है शिक्षा बजट के रूप में रखा जाता है। जबकि देखिए दक्षिण अमेरिका देश और अर्जेंटीना अपने सकल नहीं पर सकल ऐसे सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका 4.6% शिक्षा बजट के रूप में रखा जाता है इन देशों में लेकिन जी भारत में 3%। उसके बाद में देखिए न्याय संगतता सभी तक शिक्षा व्यवस्थाओं की समान पहुंच से है। इसका मतलब सामाजिक राजनीतिक स्थिति धर्म जाति लिंग आदि के द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए शिक्षा की पहुंच सभी तक होनी चाहिए न्याय संगतता। उसके बाद दक्षता देखिए आप क्या पढ़ रहे थे ये भी ध्यान रखना है
कि अभी जो है आप पढ़ रहे थे शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्य क्या हैं? शैक्षिक जो वित्त है, शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा खर्च किया जाता है, उसका लक्ष्य देखिए पर्याप्तता आपने देख लिया। उसके बाद में देखिए न्याय संगतता भी पढ़ लिया, दक्षता अब देखिए क्या है। तो जो पैसा खर्च किया जाता है ये नहीं वो उससे किसी एक ही धर्म जाति को फ़ायदा मिले या एक ही सामाजिक या राजनीतिक के क्षेत्र में जो है उन्हीं के बच्चों को फ़ायदा मिला ऐसा कुछ नहीं, न्याय संगतता होनी चाहिए इस पैसा खर्च करने का, इस वित्त का मतलब। और देखिए फिर दक्षता क्या है? दक्षता से तात्पर्य यह है कि शिक्षा के लिए निर्धारित बजट से प्राप्त शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए इतने करोड़, इतने लाख का जो भी बजट निर्धारित किया गया, तो दक्षता का मतलब है कि क्या होना चाहिए कि इस बजट जो निर्धारित किया गया, तो उससे प्राप्त शिक्षा जो है भाई, जब पैसा खर्च किया गया, तो शिक्षा ज़ाहिर-सी बात ऐसी होनी चाहिए कि वो आर्थिक समृद्धि में योगदान करे। आर्थिक विकास में मतलब अपना योगदान कर सके, केवल मशीनी शिक्षा की प्राप्त शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शैक्षिक वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्रों को सामाजिक और नैतिक रूप से परस्पर समीप लाया जाए। तो मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक और नैतिक रूप से उनको समीप लाया जाए, तो ये इसका लक्ष्य है। दक्षता भी देखिए एक पॉइंट और जल्दी से, पंचवर्षीय योजनाएं और शिक्षा बजट देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए भारतीय संविधान में सभी के लिए समान और निशुल्क शिक्षा व्यवस्था को आदर्श मानना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। ये बहुत सरल सा है, देखिए सभी को मालूम है। तो 21 ए के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। 1950 में योजना आयोग, अब जो है क्या, योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो उसको देश के मानव संसाधनों को विकसित करने से संबंधित सुझाव देने का कार्य सौंपा। किसको? नीति आयोग को। आयोग ने शिक्षा को देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बताते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। देखिए नीति आयोग ने, तो अब उस रिपोर्ट में क्या कहा? इस रिपोर्ट में शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। आयोग ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए पुनर्विन्यास का सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा को बृहद स्तर पर शुरू किया जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा की रीमॉडलिंग करने का सुझाव दिया। और क्या किया? देखिए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालय शिक्षा का समेकन किया जाए, मतलब इनको आपस में जोड़ा जाए, तालमेल में कुछ जैसे समावेशी शिक्षा होता है, एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाना, इस तरीके से क्या है इनमें भी समेकन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को अधिक बेहतर बनाया जाए। देखिए अत्यंत पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा अनुदान आयोग की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराता था। कौन? यूजीसी पहले भी और वर्तमान में भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई स्कीम के अंतर्गत उन्हें धनराशि उपलब्ध कराता है। तो ये सारे कुछ उस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए, जल्दी जल्दी से आपको देख डालने हैं, बस थोड़ा बहुत इसमें रखना है याद फ्रेंड्स। तो क्या है, जो कुछ खास बातें इस टॉपिक के अंतर्गत थी वो हमने आपके समक्ष ले आए। बस एक बार आप 2 बार इसे देखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएँगे। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ताकि हम भी अपने इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ा सकें। और यकीन मानिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होगा। आप हमारे साथ जुड़ के थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी पीवाईक्यूज हम अभी नहीं ला पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नया-नया है, अभी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आगे भी जून के बाद भी अनवरत रूप से फ्री में सारी क्लासेस जारी रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट